कभी कभी लगता है हम अकेले होकर भी कभी अकेले नहीं होते। एक आवाज हमेशा साथ रहती है, सिर के अंदर। सुबह उठते ही शुरू हो जाती है, आज बहुत काम है, कैसे होगा सब। हाँ बिल्कुल। रास्ते में किसी को देखकर देखो वो कितना खुश है, मेरी जिंदगी में तो कुछ है ही नहीं। रात को सोने से पहले दिन भर कुछ नहीं किया, कल भी ऐसा ही जाएगा। ये आवाज, ये कभी चुप क्यों नहीं होती? और मजे की बात यह है कि हम इस आवाज को ही मैं मानकर जीते हैं। ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा वहम है। वहम? हाँ, सोचिए अगर ये आवाज एक असल इंसान होता, एक रूममेट जो आपके साथ 24 घंटे रहता। अच्छा, चलिए इसका नाम रख देते हैं रवि। ये रवि हर सुबह आपको जगाकर कहता है तुमसे नहीं हो पाएगा। जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो वो कहता है रहने दो, फेल हो जाओगे तो कितनी बेइज्जती होगी। और जब कोई तारीफ भी कर दे तो वो कान में फुसफुसाता है, ये तो बस झूठ बोल रहा है, तुम इसके लायक नहीं हो। मैं तो ऐसे इंसान को सच कहूं तो एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। कोई भी नहीं करेगा। या तो मैं वो घर छोड़ दूंगा या उसे उठा के बाहर फेंक दूंगा। ये तो मानसिक शोषण है। कोई कैसे रह सकता है ऐसे किसी के साथ? यही तो सवाल है। हम सब रह रहे हैं, हम सब अपने दिमाग के अंदर बैठे इस रवि के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं। मतलब हम खुद ही खुद के साथ ये कर रहे हैं। वो हमें डराता है, हमें जज करता है, हमारी काबिलियत पर शक करता है और हम उसकी हर बात पर यकीन कर लेते हैं। हम उसे अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त समझ बैठे हैं, जबकि वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आज जो हम बात कर रहे हैं इसका मकसद देखिए कोई किताबी ज्ञान देना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बस उस लड़ाई को समझना चाहते हैं जो हर इंसान के कानों के बीच चल रही है, और शायद इस बातचीत के आखिर तक हम उस आवाज को सुनने वाले बन जाएं, ना कि खुद वो आवाज। बिल्कुल। क्योंकि जिस पल ये फर्क समझ आ गया, मुझे लगता है उसी पल आजादी का पहला दरवाजा खुल जाता है। आज हम उस जेल की दीवारों को समझने की कोशिश करेंगे जो दिखती नहीं है पर हमें कैद रखती हैं, और शायद उन्हें तोड़ने का औजार भी ढूंढ लेंगे। तो मेरा सबसे पहला और सबसे स्वाभाविक सवाल यही है, अगर ये दिमाग मेरा है तो ये मेरा दुश्मन क्यों बना हुआ है? ये मुझे खुश क्यों नहीं देख सकता? ये हमेशा सबसे बुरा ही क्यों सोचता है? इसका जवाब पता है बहुत दिलचस्प है और हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा सरल। हमारे दिमाग को हमारी खुशी के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है। क्या मतलब? प्रकृति को इससे कोई लेना देना नहीं है कि हम कितने खुश हैं या कितने सफल। दिमाग का सिर्फ एक काम है, एक ही मकसद है, हमें जिंदा रखना, सर्वाइवल। जिंदा रखना। आज के जमाने में मेरे ऑफिस में या घर पर ऐसा कौन सा खतरा है जिससे ये मुझे बचा रहा है? आज नहीं है, लेकिन हजारों साल पहले था। कल्पना कीजिए हमारे पूर्वज जंगल में हैं। ठीक है। झाड़ियों में जरा सी हलचल होती है। अब दो विकल्प है। पहला, दिमाग चिल्लाता है भागो, शेर है। इंसान भाग जाता है, हो सकता है वहां सिर्फ हवा हो, लेकिन जान बच गई। दूसरा विकल्प, दिमाग सोचता है अरे ये तो हवा होगी, और अगर वहां सच में शेर हुआ तो खेल खत्म, उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो लाखों सालों के विकास में वो दिमाग जिंदा बचे जो हर हलचल में खतरा देखते थे, जो हमेशा सबसे बुरे के लिए तैयार रहते थे। अच्छा। तो ये एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म था। हाँ। दिक्कत ये है कि हम जंगल से बाहर आ गए, लेकिन हमारा दिमाग आज भी उसी जंगल में जी रहा है। हार्डवेयर बदल गया पर सॉफ्टवेयर वही पुराना है। ओह, तो जब बॉस का कोई सख्त ईमेल आता है या सोशल मीडिया पर कोई नेगेटिव कमेंट आता है तो मेरे दिमाग को लगता है कि झाड़ियों में शेर आ गया है। एकदम सही। उसके लिए वो एक जानलेवा खतरा है, और वो तुरंत शरीर में स्ट्रेस हार्मोन छोड़ देता है, दिल की धड़कन तेज कर देता है, और अंदर का रवि चिल्लाने लगता है सब खत्म हो गया, अब तुम्हारा क्या होगा। बिल्कुल। जैसे हम ओवरथिंकिंग कहते हैं, वो असल में हमारे दिमाग का पुराना सेफ्टी अलार्म है जो खराब हो चुका है और हर छोटी छोटी बात पर बजने लगता है। ये सुनकर तो पता है बहुत राहत मिली। इसका मतलब ये मेरी कोई कमी नहीं है, ये कोई पर्सनल अटैक नहीं है। नहीं, ये बस एक पुराना आउटडेटेड प्रोग्राम है। जैसे कोई छोटा सा रिजेक्शन भी दिल पर लग जाता है, लगता है दुनिया खत्म हो गई। ये सब उसी पुराने सॉफ्टवेयर का कमाल है। बिल्कुल। और ये सॉफ्टवेयर सिर्फ हमें डराता नहीं है, ये बहुत बड़ा कहानीकार भी है। कहानीकार? ये हमारे हर एक्शन, हर एहसास को सही ठहराने के लिए 2400 घंटे कहानियां गढ़ता रहता है। मतलब ये एक वकील की तरह है जिसका काम सच ढूंढना नहीं है, बिल्कुल, बल्कि अपने क्लाइंट यानी हमें हर हाल में सही साबित करना है। इससे बेहतर तरीके से इसे समझाया नहीं जा सकता। मान लीजिए आप किसी जरूरी काम को टाल रहे हैं, जो अक्सर होता है।
आपका दिमाग तुरंत कारण भरेगा। अभी मूड नहीं है, मूड होगा तो ज्यादा अच्छा काम होगा, या ये काम इतना जरूरी भी नहीं है। सही बात है। अगर आप किसी पर बेवजह गुस्सा कर देते हैं तो दिमाग फौरन 100 वजहें गिना देगा कि सामने वाले की ही गलती थी। ये हमें कभी भी ये महसूस नहीं होने देता कि हम गलत हो सकते हैं, क्योंकि गलत होने का मतलब है खतरे में होना। हाँ। और ये कहानियां सिर्फ हमारे कामों को सही नहीं ठहराती, शायद ये हमें ये भी बताती हैं कि हम क्या नहीं कर सकते, हमारी सीमाएं क्या हैं। हाँ, और यहीं पर दिमाग अपनी सबसे खतरनाक चाल चलता है। वो हमारी क्षमता पर एक लिमिट लगा देता है। इसे गवर्नर कहते हैं। गवर्नर, जैसे गाड़ियों में होता है? बिल्कुल, जैसे कुछ गाड़ियों के इंजन में लगा होता है जो उसे एक तय स्पीड से ऊपर जाने नहीं देता, भले ही इंजन में और ताकत हो। हमारा दिमाग भी ठीक यही करता है। मैंने इसके बारे में सुना है। कहते हैं कि जब हमें लगता है कि हमारी हिम्मत पूरी तरह जवाब दे गई है, चाहे वो जिम में हो, दौड़ते हुए हो, या किसी मुश्किल प्रोजेक्ट पर काम करते हुए, उस वक्त हम अपनी क्षमता का सिर्फ 40% इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बिल्कुल, उस 40% पर पहुंचते ही दिमाग का गवर्नर चिल्लाने लगता है, बस रुक जाओ, दर्द हो रहा है, अब और नहीं होगा। और हम मान लेते हैं। और 99% लोग उसकी बात मानकर रुक जाते हैं। वो उस विचार के साथ एक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये उनकी सच्ची सीमा है। एक मिनट, अगर ये सच है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस पल हमें लगता है कि हम पूरी तरह टूट चुके हैं, हाँ, हमारे अंदर 60% ताकत अभी भी बची हुई है। बची हुई है। ये तो एक सुपर पावर जैसा है जिसे हम जानते ही नहीं। ये हर इंसान के अंदर छिपी हुई सुपर पावर है। दिक्कत ये है कि इसका स्विच हमारे दिमाग के पास है। वो हमें वहां तक पहुंचने ही नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसका काम हमें आराम और सुरक्षा में रखना है, हमें महान बनाना नहीं। दर्द से बचना और ऊर्जा बचाना उसका पहला नियम है। तो फिर वो लोग कौन हैं जो इस 60% को इस्तेमाल कर पाते हैं? एक एथलीट, एक सैनिक, या कोई भी इंसान जो कुछ असाधारण करता है, वो ऐसा कैसे कर पाता है? वो उस आवाज को सुनते हैं पर उसकी मानते नहीं हैं। सुनते हैं पर मानते नहीं। एक आम इंसान और एक योद्धा में बस इतना ही फर्क है। जब दिमाग कहता है रुक जाओ, तो योद्धा उस आवाज को सुनता है, उसे एक सुझाव की तरह लेता है और फिर भी एक और कदम आगे बढ़ाता है। वो जो गैप है विचार और एक्शन के बीच। हाँ, वो जो एक पल का गैप है, सारी ताकत, सारी सफलता उसी गैप में छिपी है। सफलता उसे नहीं मिलती जिसका दिमाग पॉजिटिव सोचता है। सफलता उसे मिलती है जो दिमाग के नेगेटिव बोलने के बावजूद चलता रहता है। ये जो गैप की बात है, ये सुनना और फिर भी अपना काम करना, ये कोई नई साइंटिफिक खोज तो नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता हमारे प्राचीन ज्ञान जैसे योग में हजारों सालों से इसी गैप को साधने की बात होती आई है। हजारों सालों से महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा ही यही दी है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। मतलब? यानी मन में उठने वाली लहरों का, वृत्तियों का शांत हो जाना ही योग है। हमारा मन एक तालाब की तरह है। जब उसमें डर, गुस्सा, लालच की हजारों लहरें उठ रही हों तो पानी गंदा और धुंधला हो जाता है। और हम तालाब की तली को नहीं देख पाते। हम अपने असली स्वरूप को, अपनी आत्मा को देख ही नहीं पाते। और हम उन लहरों को ही खुद को समझ लेते हैं। जब गुस्से की लहर उठती है तो हम कहते हैं मैं गुस्से में हूँ। हाँ। जब दुख की लहर उठती है तो हम कहते हैं मैं दुखी हूँ। जबकि सच ये है कि हम दुखी नहीं हैं। हम वो आकाश हैं जिसमें दुख के बादल आए हैं। बादल आते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश हमेशा वही रहता है। वो कभी बादलों से गीला या काला नहीं होता। इस भाव में जीना, इसी को साक्षी भाव कहते हैं। यानी हर चीज के गवाह बनना, वो चीज खुद न बन जाना। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब असल में गुस्सा या डर महसूस हो रहा हो तब आकाश और बादल याद नहीं रहते। कब तो हम ही बादल बन जाते हैं। इसे रोज की जिंदगी में प्रैक्टिस कैसे करें? कोई तरीका है? एक बहुत शक्तिशाली तरीका है जिसे उपनिषदों में नेति कहा गया है। नेति। इसका मतलब है ये नहीं, ये भी नहीं। ये एक तरह का सर्जिकल चाकू है जो हमें हमारी झूठी पहचान से काटकर अलग करता है। ये काम कैसे करता है? ये एक खोज है, खुद से सवाल पूछने की प्रक्रिया। आप अपने शरीर से शुरू करते हैं। मैं अपने हाथ को देख सकती हूँ, इसका मतलब मैं हाथ नहीं हूँ। क्योंकि देखने वाला देखी जाने वाली चीज से अलग होता है। बिल्कुल। मैं अपने पूरे शरीर को महसूस कर सकती हूँ, इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूँ। नेति, ये मैं नहीं हूँ। ठीक है, शरीर तक समझ आया। फिर आप अपनी भावनाओं पर आते हैं।
मैं अपने डर को महसूस कर सकती हूँ, मतलब मैं डर नहीं हूँ, मैं डर को देखने वाली हूँ। नेति, ये भी मैं नहीं हूँ। मैं अपने अकेलेपन को, अपनी चिंता को देख सकता हूँ। भावनाएं, आपकी यादें, तो अंत में क्या बचता है? अंत में सिर्फ वो बचेगा जो देख रहा है, वो साक्षी, वो चेतना। और वही आप हैं। जब ये समझ आ जाती है तो पहाड़ जैसा लगने वाला दुख एक छोटे से कंकड़ जैसा लगने लगता है, जिसे आप हाथ में उठा के देख सकते हैं और फिर नीचे रख सकते हैं। हाँ, वो आप पर हावी नहीं हो सकता। ठीक है, ये सारी बातें बहुत गहरी हैं, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। कोई जो अभी ये सब सुन रहा है, वो आज से, इसी पल से अपनी जिंदगी में क्या बदलाव ला सकता है? 3 सबसे जरूरी कदम क्या होंगे जिनसे शुरुआत की जा सके? 3 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम है। पहला, विचारों पर लेबल लगाओ। लेबल लगाओ? मतलब? आज से जब भी दिमाग में कोई नेगेटिव विचार आए, जैसे मैं एक लूजर हूँ, तो उसे सच मानने के बजाय बस एक लेबल लगा दो। खुद से कहो, मुझे एक विचार आ रहा है कि मैं एक लूजर हूँ। अच्छा, मैं लूजर हूँ उससे मुझे एक विचार आ रहा है कि मैं लूजर हूँ, इसमें फर्क तो है। बहुत बड़ा फर्क है। पहला एक सच्चाई जैसा लगता है, दूसरा बस एक घटना जैसा। एक भारी पत्थर की तरह है और दूसरा गुजरते हुए बादल की तरह। बिल्कुल, इससे आपके और आपके विचार के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। आप विचार बन नहीं जाते, आप विचार को देखने वाले बन जाते हैं। ठीक है, ये पहला कदम हुआ। दूसरा कदम 24 घंटे का स्पैम फोल्डर चैलेंज। स्पैम फोल्डर? ईमेल वाला? हाँ, अपने दिमाग को एक ईमेल इनबॉक्स समझिए। इसमें कुछ जरूरी ईमेल आते हैं और बहुत सारे स्पैम आते हैं। हम स्पैम ईमेल को खोलकर उस पर घंटों बहस नहीं करते हैं, हम उसे अनदेखा कर देते हैं, है ना? हाँ, सीधा डिलीट। तो अगले 24 घंटों के लिए दिमाग में आने वाले हर बेकार विचार, डर, चिंता, शक को स्पैम मानकर नजरअंदाज कर देना है। लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। हमारा दिमाग तो उस स्पैम पर क्लिक करने के लिए बना है। बिल्कुल, और वो आपको महसूस कराएगा कि आप फेल हो गए। तो अगर कोई फेल हो रहा हो तो? फेल होना इस प्रक्रिया का हिस्सा है। मुद्दा हर बार सफल होना नहीं है, मुद्दा हर बार कोशिश करना है। जिस विचार को तवज्जो नहीं मिलती, वो धीरे धीरे मर जाता है। ठीक है, और तीसरा कदम? और तीसरा और शायद सबसे शक्तिशाली कदम है 3 सेकंड का ठहराव, द पॉज। सिर्फ 3 सेकंड? 3 सेकंड में क्या बदलेगा? सब कुछ। जब भी कोई तीव्र भावना महसूस हो, बहुत तेज गुस्सा, काम टालने का मन या कुछ अनहेल्दी खाने की इच्छा, कोई भी एक्शन लेने से पहले बस 3 सेकंड के लिए रुकें। आंखें बंद करें या ना करें, बस रुक जाएं। और उन 3 सेकंड में? उन 3 सेकंड में खुद को याद दिलाएं, ये मेरा दिमाग बोल रहा है, ये मैं नहीं हूं। और फिर वो करें जो आपके लिए सही है, न कि वो जो आपका दिमाग चाहता है। वो 3 सेकंड गुलामी और आजादी के बीच का फासला है। बिल्कुल। ये रास्ता वाकई आसान नहीं है। वो अंदर का रूममेट रवि, वो इतनी आसानी से घर छोड़कर नहीं जाएगा। जब हम उसे नजरअंदाज करेंगे तो वो और जोर से चिल्लाएगा। वो हमें हमारी सारी पुरानी गलतियां याद दिलाएगा, हमें डराएगा। बिल्कुल, क्योंकि उसे पता है कि जिस दिन आपने उसे पहचान लिया, उस दिन उसका राज खत्म हो जाएगा। वो मालिक से नौकर बन जाएगा। और यही वो लड़ाई है जो लड़ने लायक है। यही वो लड़ाई है जो हर इंसान को लड़नी पड़ती है। असली अध्यात्मकता किसी गुफा में बैठकर ध्यान लगाना नहीं है। असली अध्यात्मकता जीवन के कुरुक्षेत्र में हर रोज की भागदौड़ और शोर के बीच अपने मन की शांति को बनाए रखना है। तो अब चुनाव हर किसी के हाथ में है। क्या जिंदगी भर उस डरपोक बकवास करने वाले रूममेट की सुनकर जीना है, या फिर जागरूकता की तलवार उठाकर कहना है नेति नेति? मुख्य संदेश बस इतना ही है, आप अपनी सोच नहीं है, आप वो आकाश है, आप वो अनंत क्षमता है जो सोच के शोर के पीछे हमेशा शांत और स्थिर रहती है। तो जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। क्या होगा अगर जीवन की सबसे बड़ी बाधा कोई बाहरी परिस्थिति या कोई दूसरा इंसान नहीं, बल्कि हमारे अंदर बैठा वो कहानीकार है जिसे हमने गलती से खुद को समझ लिया है? और अगर वो अपनी शक्ति खो दे तो आपके लिए क्या कुछ संभव हो सकता है? और आज के लिए एक छोटा सा काम बताइए। आज जब भी वो अंदर की आवाज कुछ बोले तो उससे लड़े नहीं, उसे दबाएं नहीं, उसे जज भी ना करें, बस उसे नोटिस करें, एक बाहरी चीज की तरह, जैसे सड़क पर गाड़ियों का शोर सुनाई देता है। बस उसे सुने और मुस्कुरा दें। बस नोटिस करें। यही जागरूकता का पहला और सबसे जरूरी कदम है।